अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए हम लोग अंग वस्त्र के द्वारा प्रोफेसर आतिश पराशर महोदय का सम्मान करते हैं। यहाँ की धरती से चूंकि हम लोग संबंधित हैं, तो बोधि वृक्ष जो कि ज्ञान और मोक्ष की भूमि है, और उसी ज्ञान परंपरा को लेकर हम लोग आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं और लालायित हैं। प्रोफेसर आतिश पराशर महोदय जो हैं, वो प्रोफेसर है जनसंचार एवं मीडिया विभाग, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया से संबंधित हैं। आप एक प्रमुख समाचार पत्र, स्तंभकार और सभी मीडिया प्लेटफॉर्म के में विशेषज्ञता के साथ एक प्रसिद्ध मीडिया शिक्षक हैं। वे स्कूल ऑफ मीडिया आर्ट्स एंड एथेटिक्स के डीन हैं और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में मास कॉम के कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख 2016 से डीन के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2002 में शिक्षा जगत में प्रवेश किया और तब से वे दिल्ली विश्वविद्यालय, आईपी विश्वविद्यालय और देश के अन्य उत्कृष्ट संस्थानों से जुड़े हुए हैं। वे मीडिया शिक्षा में उच्च मानकों को बनाए रखने में विश्वास रखते हैं, जिसके कारण उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में चयन समिति के सदस्य के रूप में भी अपनी सहभागिता प्रस्तुत की है। इसके अलावा वह बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में भी विषय विशेषज्ञ के रूप में योगदान कर रहे हैं। तो आपकी जो कीर्ति स्तंभ है वो अपने आप में अद्वितीय है। तो ऐसे महनीय विद्वान को हम सभी भौतिक रूप से अपने मंच पर पाकर बहुत ही प्रसन्न हैं। तो महोदय से निवेदन है कि वे आएं और हम सभी का ज्ञानवर्धन करें। बहुत बहुत आभार मैडम, एक बहुत ही खास परिचय के लिए। मैं आशा करता हूं कि हमारे पीछे सबसे पिछली पंक्ति पे जो हमारे मित्र बैठे हैं उन तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। देखिए, इस सभागार में जब मंच पे मैं आया तो मैंने कई सिर जो मुझे यहाँ से दिख सकते थे उनको गिना, और लगभग 65 की संख्या है इस सभागार में। और यकीन मानिए, उसके बाद दूसरी उत्सुकता मेरे अंदर हुई कि पहले सत्र में कितने लोग उस सत्र को सुन रहे थे। यकीन मानिए 10 से 12 लोग जो हैं, मुझे दिखा कि वो यदा कदा उस सत्र को सुन रहे थे। तो अच्छा, मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, ये नंबर मतलब इससे भी कम हो सकते थे। तो मैं यहाँ बैठा बैठा यही सोच रहा था कि मुझे जो विषय दिया गया है वो इतना गंभीर विषय है कि उस पर अगर बात किया जाए तो घंटों लग सकते हैं। तो मैं क्या बोलूं, मैं क्या करूं यहां जब ऑडियंस मुझे सुनने को तैयार नहीं। मैं इसी उधेड़-बुन में, हालांकि अध्यक्ष महोदय जी से भी मेरी बातचीत हुई, तो मैं सोच रहा था कि रिसर्च मेथडोलॉजीज के डिफरेंट स्पेक्ट्रम पे बात करते हुए मैं सबसे पहले इसी इशू को क्यों नहीं एड्रेस करूं कि जो प्रोमिनेंट पैराडाइम है हमारे यहाँ, उस प्रोमिनेंट पैराडाइम के अकॉर्डिंगली क्या हम रिसर्च कर रहे हैं। मैं यहाँ जो विभागाध्यक्ष, शोधार्थी और विभिन्न विषयों के जो हमारे विद्वत जन यहाँ जो इस सभागार में उपस्थित हैं, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे विभागों में किस तरह के शोध हो रहे हैं और डीआरसी कैसे कैसे शोध विषयों को अप्रूव कर रहा है। पिछले 8-10 साल की एक सूची बनाई जाए और उसके बाद किसी भी विश्व स्तरीय जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ आजकल उन्होंने OER का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो उनके रिसोर्सेज उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो एक बार जरा वहाँ के शोध की कुछ सूची बनाई जाए और एक कंपैरेटिव स्टडी की जाए
तो रियल पिक्चर जो है दैट विल कम आउट कि वेदर वी आर फॉर्मुलेटिंग द रियल रिसर्च प्रॉब्लम टुडे और नॉट, कि हम एक होड़ में जल्दी जल्दी पीएचडी सबमिट करनी है, इसलिए कोई ऐसा हल्का फुल्का सा विषय लेके और जल्दी जल्दी कच्चे पक्के मेथड्स को डाल के और 200-250 पन्ने का एक जो है बंच तैयार करें, उसके ऊपर बढ़िया कवर चढ़ाएं और गुरुजी से आग्रह करें कि गुरुजी कुछ भी करके इसको अवार्ड करा दीजिए। तो आज के दौर में हमें ये चीज एक्सेप्ट करना होगा। मैं अभी भी देख सकता हूं कि कई लोग अपने मतलब मेरी बातों से ज्यादा अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। मैं तमाम वैसे आत्माओं को प्रणाम करता हूं इस मंच से और आप सबको आभार व्यक्त करता हूं कि हालांकि अनाउंसमेंट था कि 2:30 बजे से खाना है और देखिए किसी भी कॉन्फ्रेंस में ज्ञान के बाद जो दूसरी मूलभूत चीज होती है जिसके ऊपर ध्यान जाता है वो खाना होता है। तो मुझे पता है कि मैं आपके और खाने के बीच में हूं, तो मैं समय सीमा का सम्मान करते हुए बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा विषय पे बोलने की। मैं ये कहना चाहता हूं कि रिसर्च मेथडोलॉजी बाद की बात है, हम रिसर्च प्रॉब्लम की बात पहले करें और रिसर्च प्रॉब्लम में वेदर वी आर इंक्लूडिंग द प्रोमिनेंट पैराडाइम और नॉट, इस सवाल का ऑनेस्टली जवाब दें। मुझे लगता है कि अगर हम में से हरेक ऐसा करना शुरू कर दिया या कर लिया तो जो रिसर्च की दशा दिशा हिंदुस्तान में है वो बदल जाएगी। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए हर विषय का एक दौर चला है और 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 4 दशक 5 दशक कंप्लीट करने के बाद वो विषय थोड़ा बदला है। मैं मीडिया का आदमी हूं और मीडिया के रिसर्च पे जो मेरी दृष्टि जाती है तो मैं ये देखता हूं कि कई यूनिवर्सिटीज कई डिपार्टमेंट्स जो है वो आज भी पत्रकारिता की बात करते हैं। वो आज भी ऐसे विषयों का चुनाव करते हैं जिसमें 2 मेथड बहुत इजीली अप्लाई होते हैं, कंटेंट एनालिसिस और सर्वे। कंटेंट एनालिसिस करके वो एफिकेसी की स्टडी करते हैं, इफेक्ट स्टडी करते हैं और सर्वे करके वो इम्पैक्ट स्टडी करते हैं और उनका अप्रोच क्वालिटेटिव और ज्यादातर क्वांटिटेटिव होता है। तो देखिए जब हम रियल रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने लगेंगे तो हम अलग अलग मेथड पे जाएंगे। आज का दौर कोलैबोरेशन का दौर है। आज का दौर पार्टिसिपेटरी दौर है। तो हम अगर अपने अपने सब्जेक्ट को पकड़ के रिजिड हो जाएं कि हाँ हमारा सब्जेक्ट ये है, हम इससे आगे इधर उधर नहीं जाएंगे, तो हम कोई भी नया एडिशन रिसर्च में नहीं कर सकते हैं। रिसर्च के किसी भी विद्वान को आप पढ़ें, आप जहोडा को पढ़ें, यंग को पढ़ें, आप डोमिनिक विमर को पढ़ें, आप सीआर कोठारी को पढ़ें, किसी भी विद्वान को आप पढ़ें, मोर और लेस सबने ये कहा है कि रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक स्टडी विच एम्स टू add something new in the existing subject. Honestly, अपने दिल पे हाथ रख के अगर हर रिसर्चर, हर शोधकर्ता ये पूछे कि उसने जो रिसर्च करने की कोशिश की है वो क्या कुछ नया ऐड कर रहा है, अगर इस इशू को हम एड्रेस कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया में हम रिसर्च को एक अलग डायमेंशन दे पाएंगे। कोलैबोरेटिव रिसर्च पे जाएं, पार्टिसिपेटरी रिसर्च पे जाएं, तो मुझे लगता है कि कुछ
नया कर पाएंगे। मैं दो चार डाटा आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जिस दौर में हमने पत्रकारिता देखी थी, सुनी थी और शुरू की थी, वो दौर किस तरीके से बदल गया और क्या असर है उसका। पहले हम कंटेंट क्रिएटर थे, कंटेंट क्रिएट करते थे और उस कंटेंट का डिमांड था। एक दौर था जब रामानंद सागर जैसे प्रोड्यूसर जो हैं वो रामायण बनाते थे तो सड़कें खाली हो जाती थी, लोग पालथी मार के अगरबत्ती जला के रामायण देखते थे। लेकिन आज जिस दौर में हम रह रहे हैं वो दौर दरअसल रील्स का है। यहां हम कंटेंट कंज्यूमर से कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं। इसीलिए हम किसी को सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि रील्स के जमाने में सबके अपने अपने राम हैं, सबकी अपनी अपनी रामायण है। तो ये जो शिफ्ट है पैराडाइम का, कंटेंट क्रिएटर टू कंटेंट कंज्यूमर, ये शिफ्ट अपने आप में बहुत सारी बातें कह रहा। अभी रिसेंटली फिक्की ने एक डेटा रिलीज किया, 2024 का डेटा है। उस डेटा में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। वो डेटा कह रहा है कि एट प्रेजेंट जो इंडियन कंज्यूमर हैं वो 20 GB डेटा पर मंथ कंज्यूम कर रहे हैं और इट इज प्रोजेक्टेड टू बी इंक्रीज्ड बाय 47 GB टिल 2030। अब ये डाटा समझिए कि ये क्या कह रहा है। हम कहां जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। हमारे गैजेट्स स्मार्ट बनते जा रहे हैं और हम वेदर वी आर टर्निंग इनटू रोबोट्स और नॉट। मैं जाता हूं अपने यूनिवर्सिटी के आसपास गांव में और मैं देखता हूं कि जो युवा है जिस पे हम प्राउड करते हैं, हम हर मंच से जाके कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, वो युवा प्रतिदिन 1.5 GB डाटा जो उसको मिलता है उसको रील देखने में लगा रहा है। तो व्हाट काइंड ऑफ एंगेजमेंट वी हैव प्लान फॉर आवर यूथ। हम कंटेंट कंज्यूमर सोसाइटी से कंटेंट क्रिएटर सोसाइटी तक आ गए हैं। इस बीच में जितने पैराडाइम शिफ्ट हुए हैं, क्या हमने इसमें जो बिहेवियरल अप्रोच चेंज हुआ कंज्यूमर का, इसको स्टडी करने की, इसको एड्रेस करने की कोशिश की। 20 GB डाटा में आप दिन भर मोबाइल में इन्वॉल्व हैं। 47 GB डाटा में आप क्या करेंगे। जब प्रोजेक्शन है तो ठीक है, मान लेते हैं 47 नहीं 45 होगा, 40 होगा, मतलब इंक्रीज तो होगा। और जब इंक्रीज होगा तो आप क्या करेंगे। तो ये जो दौर है, इस दौर को ठीक से समझना, इस दौर को ठीक से इंटरप्रेट करना, और यहां से जो प्रॉब्लम आ रही है, सोशल साइंस रिसर्च में ये प्रॉब्लम आता है कि हम जब रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करते हैं तो हम अपने सब्जेक्ट को लेकर रिजिड हो जाते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सिर्फ फंडामेंटल रिसर्च के जो रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं उस पे मत जाइए, आप अप्लाइड और एक्शन रिसर्च पे भी जाइए। क्या कारण है कि सड़क पे चलने वाला व्यक्ति, आप देखेंगे कभी कभी शहर में घूमेंगे, एक छोटा सा 18-19 साल का लड़का जिसको नया नया बाइक मिला है, वो ऐसे 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 भीड़ों में चल रहा है। उसको भी पता है कि जरा सा स्लिप हुआ तो गए, और उसको देखने वाले भी लोग ऐसा उसको देखते हैं। अगर उसके कोई शुभचिंतक तो उसको टोकते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे मत चलो। उसके बावजूद जो है ये कम्युनिकेशन उनके लिए इफेक्टिव क्यों नहीं है। क्यों, व्हाई दे हैव डेवलप्ड द एपैथी टुवर्ड्स द वेलफेयर मैसेजेस। अगर हम एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च को ज्यादा एड्रेस करें तो ज्यादा सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं
ज़्यादा से ज़्यादा जो जिस समाज में हम रहते हैं हम उसको सर्व कर पाएंगे। हम अपने आगे एक बाउंड्री ना तैयार करें। हम अगर ज़रूरत पड़े तो अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने अप्रोच के साथ, अपने रिसर्च मेथोडोलॉजीज के साथ दूसरे सब्जेक्ट के साथ हम कोलैबोरेट करें। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में मीडिया डिपार्टमेंट को मैं काफ़ी दिन से हेड कर रहा हूँ और वहाँ मेरी कोशिश रही है कि हम कोलैबोरेटिव रिसर्च पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और रिसेंटली हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मीडिया एक नया एरिया क्रिएट किया है, जिसपे हमारी बैक टू बैक ये तीसरी किताब का अनुबंध हमने स्प्रिंगर के साथ किया है। और जो तीसरा किताब है मैं उसे शेयर करूंगा आप लोगों से। तीसरी जो बुक है वो यूथ के एंगेजमेंट पे है कि हम किस तरीके से यूथ को एंगेज करके डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात कह सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं और इसका प्रयास कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि आप सब अपने सब्जेक्ट के जो शेल हैं, कुकून्स हैं, उनसे बाहर निकलिए और कोलैबोरेट कीजिए। कोलैबोरेट करके आप अच्छे रिसर्च प्रपोजल्स के साथ आप थोड़ा, मतलब आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और एक एडवर्टीजमेंट आया था जिसका टैगलाइन था ये दिल मांगे मोर। तो आज जो रिसर्च का ये जो फील्ड है, ये फील्ड इसके लिए सबसे एप्रोप्रिएट टैगलाइन यही है कि ये दिल मांगे मोर। आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा और इंक्रीज करना है। मैं आपका ध्यान इस प्रेजेंट पैराडाइम के 4 बहुत इंपॉर्टेंट चेंज पे लाना चाहता हूं। मैं 4 पॉइंट कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एट प्रेजेंट इस पैराडाइम को अगर गौर से देखिएगा, इसकी नब्ज को गौर से टटोलिएगा, तो कुछ ट्रेंड्स हैं जो हमसे बार बार कुछ कह रहे हैं और हम लगातार इग्नोर कर रहे हैं। पहला ट्रेंड है राइज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये ट्रेंड अपने आप में कुछ कह रहा है और हम इग्नोर कर रहे हैं। क्या कह रहा है ये ट्रेंड? ये ट्रेंड ये कह रहा है कि आज ऑडियंस जो कभी पैसिव हुआ करती थी, रिसीवर एंड पे हुआ करती थी, वो एक्टिव हो गई है और वो क्रिएटर एंड पे चली गई है। वो आपको नहीं सुनने वाली है। आप कितना भी अच्छा कंटेंट लेके आए, आपका ऑडियंस आपको नहीं सुनेगी। ये बात ये कह रहा, खुल के कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि एक स्पेस ऐसा है जो उसको एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जहां किसी भी बात पे वो स्वच्छंद और स्वतंत्र दोनों तरीके से अपनी बात रख सकता है। और हम इसको इग्नोर कर रहे हैं और इससे तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं और हम सेमिनार में उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा ट्रेंड मैं बताऊं आपको, जो बड़ा पॉपुलर है अभी, वीडियोस जो हैं वो बहुत ट्रेंडी हैं। हर जगह वीडियोस जो है वो छाए हुए हैं, वायरल हैं। आप देखिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे छोटे छोटे वीडियोस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, वो आपको दिन भर एंगेज किए रहते हैं। अगर आप आज, मैं अगर सोचूं कि आज दिन भर मुझे कोई काम नहीं है, मैं घर पे आराम करना चाहता हूं, तो पूरे दिन 24 घंटे मैं इस मोबाइल में वीडियो देख सकता हूं और वीडियो की कोई कमी नहीं है, वो खत्म नहीं हो। मेरे मित्रों, अच्छी बात है वीडियो देखना चाहिए। और वीडियो के माध्यम से अभी रिसेंटली पैंडेमिक के टाइम पे हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स ने किस तरह से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किया। अच्छा है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये जो घटना घटी है, इसकी आड़ में एक खास बात, एक खास एबिलिटी हम खोते जा रहे हैं। 4 दिन पहले आपने कौन सा वीडियो देखा था? यू कैन नॉट नेम इट। अगर पूछा जाए कि 2 दिन पहले
या एक दिन पहले भी, कल रात में आपने कौन कौन सा वीडियो देखा था? बहुत कम लोग हैं जो शायद उसका नाम ले पाए। लेकिन मैं 90 के दशक में जब कंपटीशन की तैयारी करता था तो इतिहास की एक पुस्तक पढ़ी थी मिडाइवल फेज में। बिपिन चंद्रा राइटर थे और उन्होंने पहली जो उसका वो पहला जो चैप्टर था उसका पहला लाइन शुरू होता है, 10 मई 1857 मेरठ छावनी से सिपाहियों का काफिला एक हाथ में कमल एक हाथ में रोटी लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहा था। ये 90 में पढ़ा हुआ, 90 के दशक में पढ़ा हुआ ये कंटेंट, ये चैप्टर आज मैं इस मन से रिकॉल कर सकता हूं। वीडियो मैं कल रात में कौन सा देखा था मैं इसको नहीं कर सकता हूं। कहना मैं ये चाहता हूं कि हम धीरे धीरे रिकॉल एबिलिटी और अपने पढ़ने की क्षमता खोते जा रहे हैं। अपने लिए नहीं तो अपने अगले जनरेशन के लिए सोचो कि क्या होगा। तीसरी बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि आज जो दौर है, इस दौर में हर इंडिविजुअल अपने ऊपर खुद पे जो भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि कैसी भी परिस्थिति आए मैं देख लूंगा, ये खोता जा रहा है। और आज हर चीज के लिए लोगों को इन्फ्लुएंसर्स चाहिए। बाल गिरने शुरू हुए तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, उसमें देखेंगे कि रीठा सिकाकाई ले आओ, इसमें तेल में 15 मिनट गर्म करो, इसको 1 महीना धूप में रख दो, फिर इसको लगाओ। फालतू की चीजों में उलझे हुए हैं। थोड़ा सा वजन पुटअप कर लिए तो रील्स देख रहे हैं कि ये दाहिना पैर उठाइए, बाहिना पैर उठाइए, झुक जाइए, फिर खड़े हो जाइए, फिर उल्टे खड़े हो जाइए। कहने का मतलब है कि जो सीधा रास्ता है, जो टेस्टेड रास्ता है, श्योर रास्ता है, हम वहां नहीं जा रहे हैं। हम हर चीज का सॉल्यूशन अपने गैजेट से ढूंढ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं। खुद का कॉन्फिडेंस कहां गया? इस दौर को पहचानिए। यह दौर आपको बहुत सारी ऐसी बातें आपके समय प्रस्तुत कर सकता है जिसको अगर एड्रेस करेंगे और अपने रिसर्च में समाहित करेंगे तो यकीन मानिए आप सचमुच रिसर्च के जादूगर हो जाएंगे। और चौथी बात मैं जो कहना चाहता था कि देखिए, आभासीय पटल ने धीरे 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 बहुत धीरे, बहुत ज्यादा धीरे धीरे हमारी मस्तिष्क पे ऐसा कब्जा किया है जिसके कारण हम अपने समाज से, अपने बंधु बांधवों से और कहीं ना कहीं अपने आप से कट गए हैं। और हर एक व्यक्ति आज उसने एक छद्म आवरण क्रिएट कर लिया है कि मेरे अंदर चाहे जितनी भी बुराइयां हों, मैं बहुत स्पेशल हूं या ना हूं, लेकिन मुझे दिखना स्पेशल है। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा ट्विटर और फेसबुक और दूसरे जो वेबसाइट्स हैं, इससे जुड़े कंपनियां जो हैं उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा कि विशिष्ट दिखना है तो ब्लू टिक लो, ब्लू टिक लेना है तो पैसा पे करो। तो हम स्पेशल हैं या नहीं हैं, हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन ब्लू टिक अफोर्ड करके दिख जरूर सकते हैं। तो ये जो तमन्ना है, ये जो चाहत है इस दौर का, ये बहुत प्रोमिनेंट है। और मुझे लगता है कि ये अक्रॉस द डिसिप्लिन इन 4 पॉइंट्स पे बात होनी चाहिए और इन 4 पॉइंट्स को अपने शोध में समाहित करना चाहिए। आप जो पुराने टेस्टेड जो 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 रिसर्च मेथड्स हैं, आप उस बैरियर को तोड़िए। आप भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं। जरूरत है कि हम स्टैटिस्टिकली कितना करेक्ट हैं, और जब हमें यह प्रूव करने के लिए कहा जाए
तो हम उसको 99.9 नहीं 100% प्रूव कर पाए हम इस पे काम कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ क्वांटिटेटिव अप्रोच को लेके जो स्टडी कर रहे हैं, क्वालिटेटिव, मैं तो कहता हूं कि क्वालिटेटिव स्टडी में एक सैंपल भी काफी, एक सैंपल भी काफी है, बशर्ते कि जो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन हो उसका रिगर इतना हो कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सके। तो अभी तक मीडिया रिसर्चेज मैं तमाम देश के तमाम यूनिवर्सिटीज में देखता आ रहा हूँ, मीडिया रिसर्चेज ज़्यादातर जो है क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव बहुत कम स्टडीज़ हैं, और क्वालिटेटिव स्टडीज़ भी जहाँ हैं वहाँ थोड़ा सा जो मेथड का रिगर है वो कम है, बच्चे आज नहीं करना चाहते हैं। और ये बच्चों की गलती नहीं है, मैंने इसलिए कहा कि ये बिहेवियर इस दौर का है, ये बच्चों की गलती नहीं है, ये रिसर्चर की गलती नहीं है। मैंने इन बिहेवियर्स को हाईलाइट करके आपके सामने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रिसर्च का रखने की कोशिश की है कि आप रिसर्च में गड़बड़ी कहाँ कर रहे हैं। मेथड में गड़बड़ नहीं है, हम रिसर्च प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन में गड़बड़ी कर रहे हैं, यही मैं कहना चाहता था। और समय सीमा का सम्मान करते हुए, हालांकि मैं 10 मिनट ज़्यादा बोल गया, मैं क्योंकि मीडिया से जुड़ा रहा हूँ और शिक्षक आदमी हूँ, शिक्षक आदमी जो है 1 घंटे से पहले चुप नहीं होता है, लेकिन मैंने खुद से प्रतिज्ञा की थी कि मैं समय सीमा का पूरा सम्मान करूँगा। तो मुझे बुलाने के लिए एज ए रिप्लेसमेंट ही सही हमारे परम सर का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और इस सत्र के हमारे सत्राध्यक्ष का आभार व्यक्त करता हूं, और संचालिका मैडम आपका भी आभार व्यक्त करता हूं, और तमाम जो अभी तक टिके हुए हैं मुझे मेरे सामने, मैं आप सभी पुण्य आत्माओं को प्रणाम करता हूं, आप सभी को बार बार आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का बहुत 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 धन्यवाद। जो चीज़ें हम लोग बोल रहे हैं और समझा रहे हैं वही चीज़ सर भी आप लोगों को यही बोल रहे हैं कि हम लोग जिस गर्त की ओर बढ़ते जा रहे हैं वो देख लीजिए, वो गर्त कितना गहरा है। पहले क्या मोबाइल नहीं था तो लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन आज बच्चों को पढ़ने के लिए सबसे पहले ई कंटेंट चाहिए, मोबाइल पे चाहिए कि कहाँ पे कौन सा कंटेंट अभी अपलोड हुआ है। तो पहले तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आईएएस आईपीएस और विद्वान शिक्षाविद रहे, पाणिनि ने कहीं ई कंटेंट नहीं पढ़ा। अभी जो हमारे भाषा विज्ञान के विद्वान वक्ता जुड़े थे वो भी गिरीश झा सर यही कह रहे थे। तो हमें वो लकीर खींचनी है, हमें वो काम करना है जिससे कि आगे के लोग उस पर शोध कार्य कर सके। ये हमारे आज का जो ये कार्यशाला, हमारा 3 दिवसीय कार्यशाला जो आयोजित किया गया है, उसका मूल उद्देश्य यही है, और उसका आउटकम मैं यही कहूंगी तो यही है कि आप जो शोध छात्र यहाँ उपस्थित हैं वो ऐसे शोध पत्रों पर, ऐसे शोध विषयों पर शोध करे जो नवाचार हो, जो मौलिक हो, जिसकी बात अभी महोदय ने की, मौलिकता की बात, वो बहुत ही जरूरी है। तो मैं अभी परम सर उधर जुड़े हैं, तो जो भी शोध छात्र बैठे हुए हैं वो यदि कोई प्रश्न करना चाहते हैं, शोध से संबंधित कोई भी प्रश्न, तो आतिश पराशर महोदय हमारे बीच है, आप उनसे कर सकते हैं। आप कृपा करके अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और प्रश्न कर लीजिए। क्योंकि वन वे ट्रांजैक्शन नहीं होना है, ये कार्यशाला आप लोगों के लिए है, आप लोग भी बोलिए। तो सिंक में जैसे हम लोग नल खोल देते हैं और पानी गिर गया, वो नहीं होना चाहिए, 2 वे होना चाहिए। तो आप भी कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछिए। मुझे लगता है सर ने जितना कुछ कहा उस लेवल, कैसे थे, उस स्तर पर जाने के लिए हमारा जो है वो मन मस्तिष्क तैयार नहीं है। इसलिए 2 ही स्थिति में हम प्रश्न नहीं करते हैं, या तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है या कुछ नहीं समझ में आता है।
मेरा जो विचार है व्यक्तिगत, तो मैं सर के, हाँ शिक्षक भी रख सकते हैं, तो मैं प्रश्न जरूर रखूंगी सर से, ये करूंगी। सर ने जैसे कहा कि आज जो हम लोग मीडिया से इतने प्रभावित हो रहे हैं, उसकी गिरफ्त में हम लोग चले आ रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को, क्योंकि आपने भी जैसे कहा सर कि कोरोना में क्लासेस चले, और मुझे लगता है कि कोरोना के टाइम से ही हम लोगों के बच्चों के हाथ में जो मोबाइलें चली गई, वो हम उनके हाथ से निकाल नहीं पाए, क्योंकि व्हाट्सएप पे ग्रुप बन गया, क्लास का, सेक्शन का, होमवर्क आने लगा। तो इसमें हम लोग किस तरह से इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं और इसका क्या समाधान अपने बच्चों से निकाल सकते हैं? मेरे भी छोटे बच्चे हैं, इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया है सर। एक बार फिर से मैं आपके और भोजन के बीच में हूँ, तो मैं बहुत संक्षेप में मैडम के प्रश्न का जवाब दूंगा। देखिए, मैडम ने बहुत मूलभूत प्रश्न उठाया है कि मजबूरी में ही सही मोबाइल की आदत जो है हम ही ने बच्चों को लगाई, और एक बार जब आदत लग गई है तो जो डी एडिक्शन का फेज है, इसको कैसे प्लान करें। देखिए, आप अपने गांव घरों में बच्चों को पलते हुए बच्चों को आप सबने देखा होगा। एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि बच्चे हमेशा जो है वो नकल करने की कोशिश करते हैं। वो जो भी सीखते हैं वो नकल करके सीखते हैं। वो आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप जो भी फेवरेट व्यक्ति है उसकी नकल सबसे पहले करते हैं। और अब इस प्रश्न का जवाब खुद से पूछिए कि कितना समय आप मोबाइल को देते हैं। क्या आप मोरली राइट पर्सन हैं इन बच्चों को इंस्ट्रक्ट करने वाले कि बच्चे कम मोबाइल यूज किया करो? तो सुधार की जरूरत कहां है? बच्चों में नहीं है, स्वयं में सुधार की जरूरत है। अगर हम खुद शेड्यूल बनाएं, हम प्रॉपर वर्कआउट करें, हम आसपास अपने समाज में लोगों से मिलें, विभिन्न विषयों पर चर्चा करें, बजाय इसके कि मोबाइल में बैठें। मैं तो ऐसे लोगों को देखा है मैंने कि घर में ऊपर वाले कमरे में बैठे हैं, नीचे जो है नौकर को या उसको व्हाट्सएप किया कि यार एक गिलास पानी पहुंचा दो। तो ऐसे भी लोग हैं। तो हमें खुद से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हमारे शेड्यूल में कितना समय हम पढ़ते हैं, कितना समय हम अपने सोशल जो हमारे सामाजिक संबंध हैं, सामाजिक सरोकार हैं, उसको देते हैं, और कितना समय हम अपने आप को चुस्त दुरुस्त और समय के अकॉर्डिंगली अपडेट करने के लिए देते हैं। हमारे सोर्सेज ऑफ अपडेशन क्या हैं? हमारे सोर्सेज ऑफ अपडेशन पहले अखबार होते थे, पहले समाचार पत्र होते थे, लाइब्रेरी होता था, लेकिन हमारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बदल गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब जो है एक लाइन में यह होगा कि बैक टू बेसिक्स। अगर हम लौट गए तो बच्चे भी लौट आएंगे। थैंक यू मैडम।